लगेगा है समा, ऐसे में हूँ तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आज की इस रिवीजन सीरीज को, जो रहने वाली यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन फॉर CWSN। एक्चुअल में आप लोग की रिवीजन सीरीज रहने वाली है। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो आई बटन पे जाके आप लोग यार उस स्पेसिफिक डिटेल सीरीज को देख सकते हो। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले जो न्यू सिलेबस के अंदर आप लोग के लिए है। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर लेना। अगर जो भी क्लिप अच्छी लगती है उसको आप लोग मुझे टैग करके बता सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना और अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूल, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी मैं फ्री क्लासेस आप लोग के लिए ले रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग को पता है हमारी 3 डेज की प्लेज चल रही है, जहां पे हम लोग कल के दिन कवर अप करे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज कवर अप करने वाले हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7:30 PM को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जा एनरोल करें क्लासेस को। और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम ZKI ज़की डाल देना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर का नाम पढ़ के आप लोग को लग रहा है कि ये है CWSN के लोगों के लिए, मतलब चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग यहाँ बात करने वाले। तो मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, वो सभी दिव्यांग लोगों के लिए रहेंगे। पहले के टाइम पे जो दिव्यांग लोग रहते थे उन लोग के लिए हम लोग डिसेबल, हैंडीकैप ये सब वर्ड यूज करते थे, बट आज के टाइम पे यार हम लोग उनका वर्डिंग यूज करते हैं डिफरेंशियली एबल्ड। बिकॉज ये जो दो वर्डिंग है कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के लगते हैं, इस वजह से आज के टाइम में हम लोग इसको डिफरेंशियली एबल्ड नाम से यूज कर रहे हैं वर्डिंग। और जैसे कि आप लोग जानते हो दिव्यांग है तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होगी। डिसेबिलिटी मतलब एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम जो परमानेंट हो जाती है, फंक्शनिंग में परमानेंट, मतलब समझो गिर पड़ गए, चोट लग गई तो हाथ काम करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। डिसऑर्डर मतलब कि बेसिकली मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है, डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट रहती है हमेशा। अगली बात करते हैं एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टिव स्पोर्ट्स मतलब ये कि ऐसे टाइप के हम लोग कॉम्पिटिशन्स को डिजाइन कर रहे हैं जो स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए या फिर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोगों के लिए होती है। और सीधी सिंपल बात, अगर आप लोग उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करवा रहे हो तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आप लोग को देखने मिलने वाले। तो ऐसे ना डिफरेंट दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला आप लोग को पढ़ना है वो है स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक एक ऐसे टाइप का ओलंपिक इवेंट है जो स्पेशली डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोगों के लिए होता है। कैनली ने इसको स्टार्ट करे थे। कैनली कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी यार डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है उन लोग को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और वो भी वर्ल्ड लेवल में एक दूसरे के साथ कंपीट करके अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके। मेन चीज जो आप लोग की रहेगी वो ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना वॉशिंगटन DC में है। इसका मोटो क्या है, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मोटो है। इसके बाद अगर मैं इसकी गवर्निंग बॉडी की बात करूं तो वो होती है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। इसके बाद निकल के आता है कि इसका लोगो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग को इसका लोगो दिखता है जो ये कहता है द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑफ द ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये ऐसा लोगो आपको बना के आना एग्जाम में। इसके बाद अगला आता है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम को कहा जाता है फ्लेम ऑफ होप। इसके बाद बात निकलती है कि भैया कितने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जितना तुम लोग सोच सकते हो सब कुछ होते हैं, बस मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन के होते हैं। अगर कोई यार हैंडीकैप है पर्सन है, सोचो स्टेयर केस में आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन अलग होंगे। जिसको दिखाई नहीं देता उन लोग के रूल एंड रेगुलेशन अलग होंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाती है। आप लोग को एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी की फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ये शिकागो में हुआ था 1968 में, और रिसेंटली ये बर्लिन 2023 में होने वाला है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट है इसका नाम है पैरा ओलंपिक। बहुत ज्यादा फेमस है, सुने होंगे आप लोगों ने। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक एक सबसे बड़ा इवेंट है जो डिसेबल लोगों के लिए होता है स्पेशली। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली एक किस्म का इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे दुनिया के हर टाइप के डिसेबल पर्सन आकर या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन आकर पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटी के स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, तो अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप लोग बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे ओलंपिक विंटर और समर फॉर्म में होती है ना, सेम ये भी विंटर और समर फॉर्म में होती है। मैं कह सकता हूँ हर 4 साल में 2 बार ये इवेंट होता है। अब इसका आखिर मोटो क्या है, वो है स्पिरिट इन मोशन, जो कि 2004 में अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले था माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। टर्निंग बॉडी की बात की जाए तो वो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो वो है बोन, जर्मनी। इसके बाद अगला निकल के आता है पैरा ओलंपिक का लोगो कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग को दिखता है पैरा ओलंपिक का लोगो। यहाँ पे 3 सर्कल आप लोग को दिख रहे हैं जो एक किस्म से ऐसा बता रहे हैं कि दुनिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपीट करने आई है। अगला ये है कि कैटेगरी कौन सी होती है। याद रखना पैरा ओलंपिक एथलीट के अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, तो स्पेशली 6 तरीके के डिसेबिलिटी के ग्रुप्स को यहाँ पे बनाकर दिया गया है। सबसे पहला होता है सेरेब्रल पैलिसी, एम्प्यूटी, विजुअल इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लेस ऑस्ट्रिस, मतलब कि ऐसे टाइप की डिसेबिलिटी जो इन सब के अलावा जो बची रह गई वो
लिस्ट के अंदर आ जाएगी। अगला ये होता है पैरा ओलंपिक में अवार्ड कैसे देते हैं। तो जैसे यार आप लोग को दिख रहा होगा मेडल दिया जाता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का। कौन कौन से स्पोर्ट इवेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस रहते हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर बात करी जाए पहली बार कब हुआ था ये, तो याद रखना रोम में हुआ था ये 1960 को। और ये कौन सा ओलंपिक था, ये था समर पैरा ओलंपिक। इसके बाद रिसेंटली बीजिंग में हुआ है 2022 को। तो अगला जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट है इसका नाम है डेफ ओलंपिक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डेफ ओलंपिक एक किस्म का इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट है जो कि स्पेशली जिनको सुनाई नहीं देता ना, जो डेफ एथलीट है उन लोग के लिए है। जैसे बाकी टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो गया या फिर इससे पहले हम लोगों ने स्पेशल ओलंपिक देखे, वहां पे यार स्पेशली हम देख रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे ना स्पेशली सिर्फ डेफ लोग आकर खेल सकते हैं। आप लोग जानते हो जिनको सुनाई नहीं देता, कहीं ना कहीं उन लोग के लिए वो जो गन का साउंड रहता है वो कुछ काम का नहीं है, क्लैपिंग वगैरह कुछ काम की नहीं है। तो इसमें रूल एंड रेगुलेशन अलग है। जैसे क्लैपिंग की जगह वहां पे लोग उनको चीयर अप करने के लिए हाथों को वेव ऑफ करते हैं, गन की जगह यहाँ पे लाइट यूज होता है। तो ऐसे मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेंगे। डेफ ओलंपिक को दुनिया का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से जाना जाता है ओलंपिक के बाद, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका मोटो क्या है, वो है पैर लुडोस इक्वेलिटस। इसका मतलब होता है इक्वेलिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडियाज ऑफ द ओलंपिक। इसके बाद डेफ ओलंपिक के लोगो की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग को लोगो दिखता है, जहां पे अलग अलग फॉर्म में आप लोग को कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड दिख रहे हैं। और इसके बीचों बीच आपको एक आंख दिख रही है। कहीं ना कहीं डेफ लोगों के लिए उनकी आंखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उन लोग को गाइड करती है। यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू कलर के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जो 4 डिफरेंट रीजनल कॉन्फेडरेशनल को डिफाइन करती है, जैसे कि यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और साथ ही साथ अफ्रीका। इसके बाद इसका मेन पर्पस क्या है, बेसिकली मेन पर्पस यही होगा जितने भी दुनिया में डेफ लोग हैं उन लोग को यार इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, वो लोग भी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए, और साथ ही साथ यार वो भी अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करके अपनी कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके। यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे लोग ही डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका सुनाई देने की कैपेबिलिटी जो है 55 डेसिबल की। यहाँ पे कोई अलग से डिवाइस यूज करना अलाउड नहीं रहता है कि आप लोग कॉलर वाले डिवाइस यूज करके आप लोग यूज कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें मना रहती है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो उसके अंदर ढेर सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जो दुनिया में हर स्पोर्ट्स इवेंट है, बस रूल एंड रेगुलेशन अलग है और कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहली बार कब हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो डेफ ओलंपिक भी समर और विंटर फॉर्म में होते हैं। सबसे पहली बार की बात करें तो 1924 को पेरिस में फ्रांस के अंदर यार समर ओलंपिक हुआ था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विंटर ओलंपिक की, विंटर डेफ ओलंपिक की, तो ये 1949 को हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिसेंटली ब्राजील के अंदर यार डेफ ओलंपिक समर फॉर्म में हो चुका है, और इटली में भी 2019 को विंटर डेफ ओलंपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN। मतलब कि क्या आप लोग अगर फिजिकल एक्टिविटीज में अगर किसी ऐसे बच्चों को लेकर आ रहे हो जो कि एक्चुअल में यार स्पेशल नीड वाले हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो कैसी स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करना चाहिए जिसके थ्रू यार फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअल में उनके लिए बेनिफिशियल हो पाए। सबसे पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप कराना हमें बहुत जरूरी है। मेडिकल चेकअप के थ्रू ही जो स्पेसिफिक ट्रेनर है उसको ये पता चल पाएगा कि यार इनको दिक्कत क्या है, कैसी टाइप की एक्टिविटीज हमें करवाना है जिसके वजह से इनको दिक्कत ना आ सके, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके, इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट ना हो सके आगे जाके। पता चल रहा कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा दी जिसकी वजह से जो उनके बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहे या डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है उसमें यार अफेक्ट ना हो। समझ में आया? तो मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जिसके थ्रू जो भी स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन का एजुकेटर है वो उसके टाइप की डिसेबिलिटी को समझ सकता है जो उस स्पेसिफिक इंसान को है। इसके बाद अगला है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसे टाइप का पोर्शन है जहां पे यार हम लोग कुछ ऐसे टाइप के इक्विपमेंट, डिवाइसेस, टूल्स को बना सकते हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे लर्निंग कैपेबिलिटी के लिए, जिसके थ्रू वो एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऐसे टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनको फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ाने में। अगली चीज होता है क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिना एनवायरनमेंट क्रिएट करे ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप जानते हो सभी लोग कि फैमिली का सपोर्ट से लेकर दुनिया वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, बट अगर कोई इंसान आकर उसको सपोर्ट करने लग जाए, उसको समझाए कि नहीं भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई यार, बहुत कुछ है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं यार हम लोग मोटिवेट होते हैं ना। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ना। ऐसे लोग जो एक्चुअल में डिसेबल है उनको तो यही लगता होगा कि यार हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी, दुनिया के लोगों को देखो कितने अच्छे से जी रहे हैं, हम बस सब डिसेबल हो चुके हैं, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है यार। अगर हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे एक्चुअल में डिफरेंशियली एबल्ड लोगों को इक्वली ट्रीट कर सके हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी यार एक्चुअल में
दुनिया के हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी ही क्यों ना हो। तो अगर आप लोग खुद से यार अगर उनको इंकरेज नहीं करोगे कि जाइए आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे कि आप अपनी बॉडी को फिट रख सको, मतलब जब तक हमारी सोसाइटी नहीं बदलेगी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे फन एक्टिविटीज आप लोग करवाने की कोशिश करो जिसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं यार वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ना। अब यार मान लो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी पसंद ही नहीं है जिसमें आप लोग को करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिल से करोगे नहीं ना। वही मैं कह दूंगी चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम लोग को क्रिकेट पसंद हो तो सब लोग चल लेंगे, या फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल खेलने चल लेंगे। याद रखो एक्टिविटीज ऐसी करवाना है जो उन लोग के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगली चीज मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग के लिए वहां पे उनकी बॉडी के अंदर काफी सारे लिमिटेशंस आ गए, तो इस वजह से ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाना भी जरूरी है जिसके थ्रू वो अपने आप को बेटर बना सके। अगला है कि अगर मान लो कि कोई स्पेसिफिक ऐसा बच्चा है जिसको लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ इशू था, तो जो स्पोर्ट्स के तो जो ट्रेनर है कहीं ना कहीं वो उसके एक्सपीरियंस को लेकर इसको ठीक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। स्पेशलाइज इक्विपमेंट वही कि यार अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं ना पैरों के लिए जिससे कि वो खड़े हो सकते हैं, हाथों के लिए, तो डेफिनेटली वो सबका भी यूज जरूर करना चाहिए जिसके थ्रू उनकी जो वीक मसल्स है वो भी डेवलप हो सके। अगली बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी फॉर द CWSN। अगर मतलब वो लोग फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली चीज स्ट्रेस और डिप्रेशन रिड्यूस होता है उन लोग का, सोशली इंटरेक्शन बढ़ता है क्योंकि वो लोग है ना छुप के रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों के साथ मिलेंगे, उनको सबके साथ खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉग्निटिव बेनिफिट्स उनको बहुत ज्यादा मिलेंगे जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग करने के। इसके अलावा फन एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे जहां पे वो लोग यार देखो खुश रहना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश नहीं रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद है। फिर उनकी फिटनेस और स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगी, साथ में हेल्थ ऑफ क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, स्लीप साइकिल बेटर होगी और डिफरेंट जो हेल्थ इश्यूज है उससे ये बच सकते हैं। तो यहाँ तक के था आप लोग का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो फॉलोअप जरूर करना मुझे अनअकैडमी में, साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल पे। और आप लोग के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ्स, बायो और कॉमर्स वाले हैं, तो आप लोग चाहते थे कि मैं अपने तरफ से कुछ करूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक्चुअल में यार एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि बायो, मैथ्स, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। रिस्पेक्टिव चार्ट आपको दिख रहा होगा। इस तारीख को मॉक टेस्ट है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में चेकआउट कर सकते हो किस लेवल का आप लोग की प्रिपरेशन हो रही है। साथ ही साथ अगर आप उसमें जीतते हो तो यार आप लोग को 90% तक की अनअकैडमी की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसके अलावा भाई ये टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पार्टिसिपेट करें। तगड़े क्वेश्चन यहाँ पे टॉप एजुकेटर के थ्रू डिजाइन करे गए ऐसे लेवल के जो बोर्ड्स में एक्चुअल में आ सकते हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट करें और आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बायो वालों के लिए भी है, मैथ्स वालों के लिए भी है और कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट्स आप लोग को दिख रहे हैं इनके लिए भी है। स्पेसिफिक डेट्स आप लोग को दिए तो ज्वाइन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक बने और चेकआउट करें किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो रही है और साथ ही साथ ये देखें कि क्या आप लोग एक्चुअल में स्कॉलरशिप जीत पाओगे। चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है।